वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एडवांस कैलकुलस कंटिन्यूअस फंक्शन में कुछ एग्जांपल से शुरुआत करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो हम आज करेंगे, प्लस कुछ डेफिनेशंस करेंगे हम जो हमारे पास आने वाले चैप्टर के लिए बेस तैयार करेंगे। हमारे पास पर्टिकुलर वो डेफिनेशन एनालिसिस में, रियल एनालिसिस में हम प्रॉपरली करेंगे, बट क्योंकि अब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में उनका यूज हो रहा है तो उन डेफिनेशन से एक बार गो थ्रू होना जरूरी है। तो हम उन डेफिनेशंस को भी अच्छे से करेंगे और उनका यूज भी करेंगे प्रॉपर्टीज के लिए। और शुरुआत में कर रही हूँ, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस ऑफ x ओवर x डज नॉट एग्जिस्ट। कि हमारे पास एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जहाँ लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम आज इसको दो तरीके से करेंगे, एक अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन के साथ और एक एनालिटिकल अप्रोच डायरेक्ट विदाउट अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी? मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ एक्स इज नेगेटिव ऑफ एक्स देन व्हेन एक्स इज नेगेटिव, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज 0 व्हेन एक्स इज 0। तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स की का जो हमारे पास फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ एक्स इज माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, एंड मॉडुलस ऑफ एक्स इज 0 व्हेन एक्स इज 0। फॉर एग्जांपल, I am going to take x is equal to 5, then modulus of x is 5, then that means 5 is again x, तो modulus of x आ गया x। अगर मेरा x पॉजिटिव है, x मैंने 5 लिया था तो मेरा x पॉजिटिव था, तो modulus of x की वैल्यू क्या आ गई? x के इक्वल। अगर मेरा x -5 हो, यानी कि मेरा x नेगेटिव है, तो modulus of x is again 5 and that can be written as minus of -5, that means minus of -5 is x here, so modulus of x is minus x. So modulus of x is x when x is positive, modulus of x is minus x when x is negative, and of course 0 का modulus हमारे पास 0 ही होता है। So that means when x is 0, तो modulus of x 0 is 0। तो हमारे पास modulus of x की definition x it is when x is positive, minus x when x is negative, and 0 when x is 0। तो हमारा जो फंक्शन अब डिफाइंड है मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू या तो x होगी, मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू या तो माइनस एक्स होगी, और मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी हमारे पास। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो जब मेरा x ग्रेटर देन 0 है हमारे पास, तो ये क्या बनेगा? दैट इज x मॉडुलस ऑफ x इज x ओवर x, दैट इज 1। मॉडुलस ऑफ x अगर मेरे पास माइनस एक्स होगा अगर मेरा x नेगेटिव है, तो हमारे पास फंक्शन ये डिफाइन है। अब when x is 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको हम कहते हैं। तो हमारा जो फंक्शन गिवन है दैट इज टेकिंग वैल्यू 1 when x is positive, taking value -1 when x is negative। if we include this value when x is 0, this is 0, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, साइन फंक्शन। अगर मैं 3 टुकड़े कर दूं, x पॉजिटिव पर 1 है, x नेगेटिव पर -1 है, x 0 पर 0 है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन या साइन फंक्शन। क्योंकि किसी भी पॉजिटिव x के लिए 1 आ रहा है, नेगेटिव x के लिए -1 आ रहा है, 0 के लिए 0 आ रहा है, दैट डिटरमाइंस द साइन ऑफ x। कि x अगर पॉजिटिव है तो दैट इज +1, x अगर नेगेटिव है तो दैट इज -1। तो दिस गिव्स द साइन ऑफ द फंक्शन। तो इसलिए इस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं ये वाला भी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दूं, x 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बट अब हमारा जो फंक्शन गिवन है दैट इज मॉडुलस ऑफ x ओवर x, जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं x पॉजिटिव पर ओवर x नेगेटिव पर। तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो व्हेन x इज पॉजिटिव दिस साइड ऑफ x, तो फंक्शन की वैल्यू है 1, तो ये साइड बनी हमारे फंक्शन का ग्राफ व्हेन x इज पॉजिटिव। तो जब x नेगेटिव है तो मेरी fx की वैल्यू जो है वो -1 है, तो ये मेरा ग्राफ बना -1 पर। अब x इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास हमें लिमिट निकालनी है, x टेंड्स टू 0। तो अब इस ग्राफ से हमें क्या दिख रहा है? जब हम 0 की राइट साइड जा रहे हैं तो मेरा ग्राफ जो है वो 1 की तरफ जा रहा है, और जब मैं 0 की लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो -1 की तरफ जा रहा है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी दिख रही है तुम्हें कि मेरी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 की लेफ्ट साइड में और 0 की राइट साइड में, fx अप्रोचेस टू डिफरेंट वैल्यूज। तो जंप डिसकंटिन्यूटी इज देयर। तो अब हम इसको अपसाइलन डेल्टा डेफिनेशन से और प्लस हमारे पास डायरेक्ट डेफिनेशन से हमारे पास, तो किस तरह से निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अगर मैं ये कैलकुलेट करूं 0 की लेफ्ट साइड, 0 की लेफ्ट साइड मीन्स x इज लेस देन 0, तो जब मेरा x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी?
limit x tends to 0 minus modulus of x over x, modulus of x is minus x, and this is limit x tends to 0 minus, that means this is minus 1. सेम इसी तरह से जब मैं राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगी, दिस इज 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस modulus of x over x, but because we are going in the right side of 0, that means x is positive, so modulus of x is x, limit x tends to 0 plus, that means 1. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, that is 1, ये कैंसिल आउट होएगा, that means minus 1. तो हमारे पास 0 की लेफ्ट साइड में fx approaches to -1, 0 की राइट साइड में fx approaches to 1, therefore left hand limit and right hand limit are not same, and therefore limit does not exist. हमने प्रूव करना था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये इक्वल नहीं है, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, डेफिनेटली मेरा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा. कि अगर मैं यहाँ पर ये डिफाइन कर दूं साथ में ही कि x इज इक्वल टू 0 पर हमारा जो फंक्शन है वो 0 है, तो 0 के ऊपर ये जंप डिसकंटिन्यूटी लेके आएगा. लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, f0 की वैल्यू 0 के बराबर तो अलग होगी भी नहीं. This function becomes discontinuous at point x is equal to 0. नेक्स्ट एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से अगर हम इसको देखें, तो इसी फंक्शन को ही अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से देखें, तो fx की वैल्यू, fx is either 1 when x is positive, -1 when x is negative. This is our fx. अब हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है. सपोज इफ लिमिट एग्जिस्ट, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी उसकी, एंड इट इज एल. एल हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. देन वी आर गोइंग टू टेक टू केसेस. केस नंबर 1 व्हेन एल इज ग्रेटर देन 0, एंड केस नंबर 2 वी विल टेक व्हेन एल इज लेस देन 0. तो लिमिट की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या लेस देन इक्वल टू 0. तो L हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मे बी 0.1 आल्सो, दैट मे बी अबव 1, दैट मे बी लेस देन 1. तो हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन क्या थी कि मैं एक एप्सिलॉन इंटरवल चूज कर लूं, L माइनस प्लस एप्सिलॉन एंड L माइनस एप्सिलॉन. तो फंक्शन का ग्राफ एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन का ग्राफ इस रेंज के अंदर आ जाए, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर, whenever x belongs to 0 minus delta to 0 plus delta. So there should exist some delta, if limit is going to exist, there should exist some delta such that whenever x belonging to 0 minus delta to 0 plus delta, the graph of this portion of x should belong to L minus epsilon and L plus epsilon. But हमारा तो ग्राफ इस रेंज के अंदर आ ही नहीं रहा अगर मेरा L1 नहीं है. अगर L1 भी हो गया तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारे पास इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में आएगा, ये वाली साइड तो बाहर निकल जाएगी. अगर मेरा L-1 भी हो गया और मैंने हमारे पास एप्सिलॉन लेंथ ये बना दी, तो हमारा ग्राफ का ये पोर्शन तो आ जाएगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में, बट ये पोर्शन स्किप हो जाएगा. तो एवरी पॉइंट वी कैन से तो हम देख सकते हैं कि L मेरा कहीं पर भी लाई करे, either it is positive or negative or equal to 1 or equal to -1, we can find an epsilon such that no delta exists for which x 0, यहाँ से हमारे पास 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के अंदर कोई भी डेल्टा उठा हुआ हमारे पास. तो 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा की रेंज का कभी भी ग्राफ किसके अंदर नहीं आएगा, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में. अगर मेरे पास एप्सिलॉन की लेंथ में लेस देन 1 ले लूं, तो अगर एप्सिलॉन की लेंथ इक्वल टू 1 ले ली तो ये डेफिनेटली ये इंक्रीज हो जाएगा, दैट वुड बी L प्लस एप्सिलॉन एंड दैट वुड बी L माइनस एप्सिलॉन. तब हमारा पूरा ग्राफ आ जाएगा किसके अंदर, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर. लेकिन हम हमें तो कंट्राडिक्शन लानी है कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो हम एक एप्सिलॉन तो कम से कम फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमारा ग्राफ जो है वो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के अंदर नहीं आ रहा. तो वी आर टेकिंग एप्सिलॉन इज 1/2 and let delta be any number. हर डेल्टा के लिए कोई ना कोई x जरूर मिल रहा होगा. we shall find, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के ऊपर जा रहे हैं, निगेशन स्टेटमेंट के ऊपर. we shall find x belonging to 0 minus delta to 0 plus delta, that means minus delta to delta, such that
एफ एक्स माइनस एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ना कि लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो डेल्टा एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया, किसी एक एप्सिलॉन के लिए मुझे कॉन्ट्राडिक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी, कि कोई भी डेल्टा उठाएं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि फॉर एवरी एक्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कम से कम एक एक्स तो मिलेगा 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा के अंदर कि हमारे पास दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो वो हमने क्या चूज किया, अब हम करेंगे किस तरह से। तो हम पहला केस कर रहे हैं जहां मेरा जो होगा L क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0. So we shall find some x belonging to minus delta to delta. So we are taking x is equal to minus delta by 2. We are taking x negative and of course this belongs to minus delta to delta. तो अब यहाँ जरूरी नहीं कि तुम्हें माइनस डेल्टा बाय 2 ले लो, नेगेटिव लेस लेना है तुम्हारे पास माइनस डेल्टा बाय 4, माइनस डेल्टा बाय 5, वटएवर you can choose, but it should belong to minus delta to delta, और ये हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए ताकि हमारे पास हमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो अब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू इस केस में क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स, दैट मीन्स माइनस डेल्टा बाय 2 का मॉडुलस एंड देन माइनस डेल्टा बाय 2, that is again minus delta by 2 का मॉडुलस हो गया डेल्टा बाय 2 and this is minus delta by 2, this is minus 1. तो अगर x नेगेटिव है तो एफ एक्स की वैल्यू मेरी -1 होगी। अब तुम्हारे पास कंसिडर एफ एक्स माइनस एल, इसको हम लेके चले एफ एक्स माइनस एल को, एफ एक्स है मेरा -1 एंड दिस इज माइनस ऑफ एल, दिस इज फर्दर माइनस ऑफ 1 प्लस एल एंड दैट इज माइनस मॉडुलस के बाहर आके हमारे पास पॉजिटिव में हो गया, दैट इज 1 प्लस एल। अब हमारे पास L ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट L ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज फर्दर ग्रेटर देन एप्सिलॉन, बिकॉज़ एप्सिलॉन कितना लिया हमने 1/2। तो हमारे पास एक x तो हमें दिख रहा है किसके बीच में, माइनस डेल्टा टू डेल्टा के बीच में, जहां हमारे पास fx माइनस L की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ रही है। सेम इसी तरह से हम केस नंबर 2 अगर ले, वेयर L इज नेगेटिव, और इस केस में हम x जो चूज करेंगे दैट इज डेल्टा बाय 2, दिस आल्सो बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, मॉडुलस ऑफ एक्स ओवर एक्स, एक्स इज पॉजिटिव हियर, तो डेल्टा बाय 2 ओवर डेल्टा बाय 2 दैट इज 1। तो अब इस केस में हमारे पास एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स माइनस एल, दिस इज एफ एक्स की वैल्यू 1 माइनस एल, बिकॉज एल इज नेगेटिव तो यहाँ माइनस एल है, तो हमारे पास ये जो क्वांटिटी बनेगी दिस इज अगेन ग्रेटर देन 1 बिकॉज एल इज नेगेटिव, L नेगेटिव है तो ये हमारे पास 1 माइनस नेगेटिव नंबर दिस इज ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन अगेन। तो हमारे पास एक x फिर से आ गया जहां हमारे पास जो माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच में है, एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या है कि जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट की डेफिनेशन होती है तो कम से कम एक एप्सिलॉन दिखेगा जिसके लिए मेरे पास कोई भी डेल्टा लिमिट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी डेल्टा। तो कोई भी डेल्टा लिया तो हमारे पास ये कंडीशन कि whenever x belongs to minus delta to delta fx minus l should be less than epsilon, तो किसी एक x के लिए वो कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ रहा होगा। तो हमें एक x कम से कम फाइंड आउट करना है कि fx minus l की वैल्यू नॉट लेस देन एप्सिलॉन, बल्कि क्या होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो जब हमारा L पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम x को चूज कर सकते हैं माइनस डेल्टा बाय 2, यू कैन टेक एनी नंबर नेगेटिव व्हिच बिलोंग टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा, इट शुड बी माइनस, इट कैन बी माइनस डेल्टा बाय 3, माइनस डेल्टा बाय 4, इट शुड बी, तो उसको बिलोंग करना चाहिए माइनस डेल्टा टू डेल्टा एंड वी आर टेकिंग हियर नेगेटिव एंड वी आर टेकिंग हियर पॉजिटिव सो दैट वी कैन गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारा प्रूफ था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर मॉडुलस ऑफ x ओवर x, साइन फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज सम ऑपरेशंस ऑन लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जिसको हम कहेंगे, और उसके बाद कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट ईयर में उसका प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स से कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ और एक जी है, दोनों ही अगर एक्स ए को टेंड कर रहा है, यहाँ पर भी एक्स ए को टेंड कर रहा है, एफ एक्स अप्रोचेस टू L1, जी एक्स अप्रोचेस टू L2, then their sum is also approaching to L1 plus L2 and their subtraction also approaches to L1 minus L2। तो हमारे पास सेम सीरीज कंटिन्यूस का रिजल्ट है कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस किसी एक पॉइंट ए के ऊपर, जी एक्स कॉन्टिन्यूस है पॉइंट ए के ऊपर, तो हमारे पास
सम भी कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए, सिमिलरली डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए। प्रोडक्ट भी हमारे पास कंटिन्यूअस होगी एट पॉइंट ए, या लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स गोज टू L1 इंटू L2। सेम डिविजन के साथ भी L1 by L2, बट L2 शुड बी नॉन जीरो, therefore limit is going to exist L1 by L2. Next result we are going to state here is, if limit extends to a fx is equal to L here, कि अगर x a को टेंड करे, fx की वैल्यू L है हमारे पास, तो मॉडुलस की वैल्यू मॉडुलस ऑफ लिमिट को अप्रोच करेगी। तो मॉडुलस ऑफ fx अप्रोचेस टू मॉडुलस ऑफ L, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। उसका एग्जांपल अभी हमने किया 1 और -1 वाला, तो मॉडुलस ले लेंगे, दैट विल बी 1 ओनली। तो 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, तो वो हमारे पास मॉडुलस की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट fx की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। उसी फंक्शन जो अभी हमने लिया था मॉडुलस ऑफ x ओवर x वाला, इसकी खुद की लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट जैसे इसका मॉडुलस होगी दैट वुड बी modulus of fx is 1 and which is a constant function and it is continuous. Then we are going to state here composition of two continuous function is continuous. तो f हमारे पास continuous है, g continuous है। सपोज f हमारे पास a के ऊपर continuous है और g हमारे पास इसी की जो इमेज आ रही है f of a उसके ऊपर continuous है, तो कंपोजिशन बनेगी हमारे पास g of f that is from this domain to this domain। तो हमारे पास g of f is continuous at point a, तो f continuous है a के ऊपर, g continuous है f of a के ऊपर, then g of f that is composition of which is continuous again at point a। तो composition of two continuous function is again continuous। एग्जांपल मुझे प्रूव करना है sin of modulus of x, fx गिवन है sin of modulus of x, दिस इज प्रूव करना है कंटिन्यूअस है पूरी की पूरी रियल लाइन पर। इट मीन्स हमारे पास अब ये फंक्शन जो है वो दो चीजों का कंपोजिशन है, एक तो साइन एक्स और एक मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, डिफाइन जी एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स, देन जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड आल्सो डिफाइन एच एक्स विच इज गिवन टू बी साइन ऑफ एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो ये भी मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंपोजिशन जब निकालोगे एच ऑफ जी जब हमने फाइंड आउट किया, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग फर्स्टली जी एंड देन वी आर अप्लाइंग एच। तो एच ऑफ जी एक्स इज मॉडुलस ऑफ एक्स एंड एच इज वी आर पुटिंग साइन टू द आर्ग्यूमेंट, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, so this is continuous function। h of g x is sin of modulus of x, that is again continuous। अगर यहाँ पर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स होता तो वो भी कंटिन्यूअस होता, और वहां हम क्या लेते g of h x, तो कंपोजिशन चेंज हो जाती है g of h x and that is also continuous। Next we are going to do some definitions which are to be used in this chapter। So first I am going to take the definition of a bounded set। किसी भी सबसेट A ऑफ R को, A क्योंकि हम रियल लाइन में बात कर रहे हैं तो हम सबसेट भी रियल लाइन का ही लेंगे। कोई भी सबसेट है रियल लाइन का, उसको बाउंडेड कब कहोगे कि अगर कोई दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, ये नोटेशन हमने ली स्मॉल m और कैपिटल M की, कि कोई भी दो नंबर एग्जिस्ट कर जाए कि सेट A का हर पॉइंट इन दो नंबरों के बीच में लाई करता हो, तब हम कहेंगे कि वो बाउंडेड है। इसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ A and this is called lower bound of A। एग्जाम्पल लेके चले, अगर हम A मैंने लिया, दिस इज 1 2 3 4 5, फाइनाइट सेट फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक। तो इट मींस सेट के सारी वैल्यूज, जितने भी पॉइंट्स हैं सेट के, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट के, वो सारे के सारे 5 और 1 के बीच में। तो मेरा कैपिटल M का काम M कर रहा है, तो मेरा कैपिटल M का काम 5 कर रहा है, स्मॉल m का काम 1 कर रहा है। तो यहाँ m की वैल्यू और स्मॉल m की वैल्यू फिक्स होना जरूरी नहीं है, ऑल दीज वैल्यूज आर आल्सो बिलोंगिंग टू 6 एंड 0, तो कैपिटल M और स्मॉल m कुछ और हो जाएगा। बट तो अगर हमारे पास ये बाउंडेड सेट है तो कोई ना कोई दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिनके बीच में सारे के सारे x होंगे, जो भी x A के अंदर बिलोंग कर रहे होंगे। तो हमारे पास दिस m इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ A एंड दिस m इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ A। तो यहाँ हमारा अपर बाउंड का काम 5 कर रहा है और लोअर बाउंड का काम 1 कर रहा है। 6 is also the upper bound, 0 is also the lower bound। इसी तरह से सारे 7 अपर बाउंड है, -1 इज लोअर बाउंड, 0 भी लोअर बाउंड है। तो हमारे पास लोअर बाउंड और अपर बाउंड इनफाइनाइटली मैनी एग्जिस्ट कर सकते हैं।
तो हमारे पास बाउंडेड सेट की डेफिनेशन क्या आ गई, किसी भी सेट को बाउंडेड कब कहोगे, अगर हमारे पास दो नंबर एग्जिस्ट कर जाए, एम और कैपिटल एम, ए का हर पॉइंट इन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में हो। तो इन दो बाउंड्रीज के बीच में है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, बाउंडेड सेट कहा। ये तो हमने फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल लिया था। अगर मैं इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सेट, वन नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो सेट का हर नंबर 1 से तो बड़ा है, लोअर बाउंड तो मुझे मिल गया, बट अपर बाउंड हमारे पास इंफिनिटी है, इट इज नॉट ए फाइनाइट नंबर विच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। तो हमारे पास ये सेट इज नॉट बाउंडेड सेट, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो बाउंडेड नहीं है। सिमिलरली इंटीजर्स का सेट है, वो भी हमारे पास बाउंडेड नहीं है। रैशनल नंबर का सेट है, वो भी बाउंडेड नहीं है। रियल नंबर का सेट हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो यहाँ बाउंड्स का जो काम कर रहा है इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कर रहा है, विच इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, देयरफॉर रियल लाइन इज ऑल्सो नॉट बाउंडेड सेट। और जो सेट बाउंडेड नहीं होते हम उनको अनबाउंडेड बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर इज अनबाउंडेड सेट, रियल नंबर इज ऑल्सो अनबाउंडेड सेट। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द, अब हमारे पास, अब हमने क्या देखा कि फाइनाइट सेट तो हमेशा बाउंडेड है, फाइनाइट सेट में हमेशा एम और एम मुझे मिल जाएंगे। और अभी जो नेचुरल नंबर का सेट देखा, रियल नंबर का सेट देखा, ये इनफाइनाइट सेट है और अनबाउंडेड है। तो क्या ऐसा इनफाइनाइट सेट भी है जो बाउंडेड हो सकता है? देयर आर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सेट विच आर बाउंडेड। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ 1 2 ओपन इंटरवल। 1 2 open interval, this is an open interval which contains the point greater than 1 and less than 2. So infinitely many points होंगे 1 और 2 के बीच में। Every interval is an infinite set. इंटरवल के अंदर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 2, जब मैं सेट ले रही हूँ 1 और 2, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स है। जब इंटरवल ले रहे हो 1 2, दैट मीन्स हमारे पास 1 और 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर है, वो सभी इसके अंदर आएंगे। सपोज 1.5, दिस इज 1.4, 1.41, 1.42, 1.43, दीज आर रैशनल नंबर्स वी आर टेकिंग। तो इरेशनल नंबर भी इसी तरह से मैनी मिलेंगे जो इस 1 और 2 की रेंज के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल √2 इज 1.4146। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में। तो देयर लाइज बिटवीन एवरी टू रियल नंबर, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, बिटवीन एवरी टू रियल नंबर, between every two real numbers there exist infinitely many rationals and infinitely many irrationals. तो हमारे पास इंटरवल में एक लेफ्ट हैंड पॉइंट है, एक राइट हैंड पॉइंट है, और इन दो के बीच में इनफाइनेटली मैनी रैशनल्स भी हैं, इनफाइनेटली मैनी इरेशनल भी हैं। तो एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। तो अब हमारे पास ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है बट बाउंडेड है, क्योंकि स्मॉल एम का काम कौन कर रहा है, मेरा 1, और कैपिटल एम का काम कौन कर रहा है, मेरा 2। तो हमारे पास इस सेट का हर पॉइंट बाउंडेड होगा किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। दैट मीन्स दिस इज ए एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सेट विच इज आल्सो इनफाइनाइट। तो इसी तरह से यहाँ पर है 1 और 2, यहाँ पर कौन से पॉइंट होंगे, जो 1 से बड़े और 2 से छोटे। तो दिस सेट इज आल्सो बाउंडेड विद लोअर बाउंड इज 1 एंड अपर बाउंड इज 2। तो यहाँ पर लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो है वो सेट के मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिखा भी नहीं था कि एम और एम ए से बिलोंग करना जरूरी है। एम और एम कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, दैट नीड नॉट बिलोंग टू ए। तो हमारे पास 1 और 2 चाहिए सेट के अंदर नहीं है, बट एग्जिस्ट कर रहे हैं रियल नंबर, सो दैट दिस सेट इज बाउंडेड। ये भी सेट बाउंडेड है हमारे पास। और देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मैनी अपर बाउंड, इनफाइनेटली मैनी लोअर बाउंड, अगर हमारा सेट बाउंडेड हुआ तो। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन लेने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट। तो हमारे पास डेफिनेशन में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट। तो जब भी हम सुप्रीमम इनफीमम की बात करेंगे, लिस्ट अपर बाउंड की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करेंगे, तो ए का नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। तो अब हमारी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होगी, ए इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर
then an element u belonging to R. अब ये u R में है, that need not belong to A. Then an element u belonging to R is called least upper bound of A. Short notation is LUB, least upper bound, और दूसरा नाम इसको हम सुप्रीमम भी कह देते हैं. Then an element u belonging to R is called least upper bound of the set. अपर बाउंड की डेफिनेशन अभी हमने देखी कि अगर मेरा कैपिटल M एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सेट के हर पॉइंट से बड़ा होना चाहिए, तब हम कहेंगे वो अपर बाउंड है. अब किसी भी u बिलोंगिंग टू R को लीस्ट अपर बाउंड है वो A कब कहोगे? पहली कंडीशन u इज अपर बाउंड ऑफ A. अपर बाउंड की डेफिनेशन अभी हमने देखी, दैट इज कि सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो, कि जितने भी एलिमेंट्स है हमारे पास ए में उन सबसे बड़ा हो. तो फर्स्ट कंडीशन ये कि u मेरा अपर बाउंड बनना चाहिए. किसी भी रियल नंबर को सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे? कि फर्स्टली दैट विल बी अपर बाउंड ऑफ ए. सेकंड, इफ u डैश इज एनी अदर अपर बाउंड. अभी मैंने कहा कि अपर बाउंड एग्जिस्ट करें, देयर एग्जिस्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ इनफाइनेटली मैनी अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रही. u इज डैश इज एनी अदर अपर बाउंड. then u is least means u सबसे छोटा अपर बाउंड होगा जितने भी और अपर बाउंड आ रहे हैं. u dash is any other upper bound, then u is less than u dash. That is u is least among all the upper bounds. कि जितने भी अपर बाउंड्स आएंगे u उन सबसे छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने फाइनाइट सेट के ऊपर ही जा रहे हैं हम 1 2 3 4 5. अब सेट का अपर बाउंड क्या है? 5 ही है. तो सेट के जो पॉइंट्स है मेरे 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5. 5 पॉइंट है मेरे पास सेट में. अब ये वाली जो साइड आएगी सारी के सारी, दिस साइड इज होल अपर बाउंड. 6 इज आल्सो अपर बाउंड, 7 इज आल्सो अपर बाउंड. बीच वाले ये जो पॉइंट्स हैं वो भी सारे अपर बाउंड हैं क्योंकि सेट के हर एलिमेंट से बड़े या बराबर है. तो हमने कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड ली. कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड. अपर बाउंड मीन्स जो सेट के हर एलिमेंट से बड़े या बराबर होंगे. बड़े या बराबर भी हो सकता है, दैट इज यू अगर ए के अंदर ही बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास इक्वल भी आ जाएगा. तो 5 है हमारे पास यहाँ पर 5 बिकॉज सेट के हर एलिमेंट से बड़ा या बराबर है. 5.1 5.2 इज आल्सो अपर बाउंड क्योंकि सेट का हर पॉइंट 5.1 से भी छोटा है, सेट का हर पॉइंट 5.2 से भी छोटा है. इनफैक्ट 5 से बड़े जो भी नंबर ले लोगे वो सारे ही अपर बाउंड बने. दिस इज कलेक्शन ऑफ अपर बाउंड. इन सब में से जो लीस्ट है, दिस इज लीस्ट अमंग ऑल द अपर बाउंड. लीस्ट अमंग ऑल द अपर बाउंड इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए. तो इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गया? दैट इज 5. तो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन, फर्स्टली इट शुड बी अपर बाउंड एंड देन इट शुड बी द लीस्ट अमंग ऑल द अपर बाउंड. कोई और अपर बाउंड आ रहा है u डैश, u इज 5, u डैश 5.1 है, u डैश 5.2 है, कोई और अपर बाउंड, तो u की वैल्यू u डैश से छोटी होगी. तो हमारे पास u अपर बाउंड बनेगा. u डैश कोई और अपर बाउंड आ रहा है, कोई और अपर बाउंड आने का मतलब कोई और u डैश है जो a के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारे पास u की वैल्यू u डैश से छोटी होगी. तो इसी डेफिनेशन को हमारे पास नेक्स्ट सेम इसी तरह से डेफिनेशन लेने जा रहे हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की. एंड फिर से भाई पहला तो हमारा a नॉन एम्प्टी होना जरूरी है. लेट a बी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा. Then an element L belonging to R that need not belong to A itself, कि जरूरी नहीं है कि A के अंदर हो, is called greatest lower bound of A. GLB short notation is greatest lower bound की GLB, और दूसरा हम infimum भी बोल सकते हैं. Greatest lower bound of the set. फिर से वही दो डेफिनेशन. Firstly it should be the lower bound. If L is lower bound of A. लोअर बाउंड की डेफिनेशन L सेट के हर एलिमेंट से छोटा होना चाहिए या इक्वल हो सकता है.
अगर L A के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इक्वेलिटी भी आ सकती है। तो L इज लोअर बाउंड ऑफ A। सेकंड, इफ L डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड, कोई और लोअर बाउंड, देन L इज ग्रेटर देन L डैश। दैट मीन्स जितने भी लोअर बाउंड्स और आएंगे सेट के, L उन सबसे बड़ा होगा। दैट इज L इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द लोअर बाउंड, greatest among all the lower bound। कि पहला तो खुद लोअर बाउंड होना चाहिए, कोई और लोअर बाउंड आ रहा है तो उनसे बड़ा ही होगा। एग्जाम्पल लिया जाए फिर से उसी तरह से, तो एग्जाम्पल के लिए फिर से वही सेट लिया 1 2 3 4 5। तो लोअर बाउंड कलेक्ट करने जा रहे हैं हम इस सेट की। 1 लोअर बाउंड है क्योंकि 1 हमारे पास सभी एलिमेंट से छोटा है, 1 इज लोअर बाउंड हो गया। अब 1 से छोटा इधर वाली साइड कोई भी 1 से छोटी ले लो, दिस इज 0 -1 -2। हमारा जो सेट है वो तो 1 2 3 4 5। तो सेट के हर एलिमेंट से छोटा, ये साइड सेट के हर एलिमेंट से छोटी है। 0 इज लेस देन इक्वल टू all elements of x, -1 is also less than every element of x, -2 is also less than। तो हमारे पास लोअर बाउंड क्या बनी, लोअर बाउंड की कलेक्शन हमने, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड। पहला तो हमारे पास 1 लोअर बाउंड बन रहा है, 0 भी लोअर बाउंड बन रहा है, इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो भी लोअर बाउंड है, दैट इज 0.5। और -1 लोअर बाउंड है, -2 लोअर बाउंड है। तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड। और भी इसके बीच में भी जितने नंबर्स आएंगे वो भी लोअर बाउंड है। इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज 1। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है दैट इज 1। दीज आर ऑल्सो द लोअर बाउंड्स। L is called greatest lower bound of A if L is less than equal to x for all x belonging to A। If L dash is any other lower bound, then L should be greater than L dash। तो L dash कोई और भी लोअर बाउंड है तो L की वैल्यू L dash से बड़ी होनी चाहिए। तो इट मीन्स जब हम लीस्ट अपर बाउंड ले रहे हैं, तो हम अपर बाउंड ले रहे हैं कि बाकी जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें से सबसे छोटा। इसी तरह से जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं कि जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सबसे बड़ा। दैट मीन्स एक ही बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि ए को बाउंड्री दे रहे हैं 1 और 5 के बीच में ही सारी की सारी वैल्यूज आ रही है। हालांकि पूरी रियल लाइन भी बाउंड्री है कि हमारे पास सारी वैल्यूज इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के बीच में, बट दिस इज द वैल्यूज 1 एंड 5 जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बाउंड्री है। तो सेट ए का हर पॉइंट किसके बीच में है, 5 और 1 के बीच में। तो ये हमारा अपर बाउंड भी है, ये हमारा लोअर बाउंड भी है। तो ये साइड जो सारी की सारी जाएगी, ये सारी की सारी अपर बाउंड है, ये सारी की सारी साइड लोअर बाउंड है। हमने जो छाटा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड दिस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए। तो ये तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल लिया था। फाइनाइट सेट इज ऑलवेज बाउंडेड और उसी के जो अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो उसी सेट के अंदर से ही मिल जाएगा। 5 और 1 मुझे इसी सेट के अंदर से ही मिल गए, वो जो हमारा लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा था। लेकिन ये फाइनाइट सेट के साथ पॉसिबल हो सकता है, इनफाइनाइट सेट के साथ ये नीड नॉट बी पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैंने 1 और 2 लिया, तो 1 और 2 खुद इंक्लूडेड नहीं है इस सेट के अंदर। हमारा जो इंटरवल है वो हमारे पास ये सारा है। अब सेट का हर वैल्यू 2 से छोटी है, 1 से बड़ी है, तो 2 और 1 जो है वो मेरे अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स तो है। तो अब हमारे पास सेट का हर पॉइंट 2 से छोटा और 1 से बड़ा, ये सारी साइड जो है वो मेरी अपर बाउंड बनेगी, इस साइड की सारी साइड लोअर बाउंड बनेगी। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा 2 आएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो मेरा 1 आएगा। अब तुमने यहाँ देखा कि इस इंटरवल में कि जो मेरा लीस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दैट डजंट बिलोंग टू द सेट, कि वो बिलोंग ही नहीं कर रहे। ना तो 2 इस सेट के अंदर है, ना ही 1 इस सेट के अंदर है। तो हमारे जो लिस्ट अपर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, वो जरूरी नहीं है कि बिलोंग करें हमारे पास सेट ए के अंदर। दैट मे बी रियल नंबर, यू और एल रियल नंबर है, वो जरूरी नहीं कि हमारे पास सेट के अंदर बिलोंग करें। तो दिस टाइप ऑफ इंटरवल इज ऑलवेज बाउंडेड और उसका लिस्ट अपर बाउंड ये वाला एंड होगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो ये वाला एंड होगा। सेम इसी तरह से तुम क्लोज्ड इंटरवल भी ले सकते हो।
दिस इज ऑल्सो द लीस्ट अपर बाउंड, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, बट इस केस में हमारा लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होगा, इनफाइनाइट सेट बाउंडेड भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट नॉन बाउंडेड भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है दैट इज बाउंडेड बिलो 1, इसका लोअर बाउंड आ रहा था बट अपर बाउंड नहीं आ रहा है इस सेट का, तो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा बट दिस इज नॉट बाउंडेड अबव। तो जब हमारा अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सेट को कहते हैं बाउंडेड अबव है, जब हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम सेट को कहते हैं बाउंडेड बिलो है, और जब दोनों बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं लोअर भी और अपर भी तो हम सेट को कहते हैं बाउंडेड। तो ये कुछ हमारी डेफिनेशन थी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की।